बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं। मामला हाई कोर्ट कवर करके आए हैं इब्राहिम। अभी दो अहम मामला थे वहाँ पे। एक तो आपका दिलचस्पी का सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला। वहाँ पर आज माफ़ी मांगी गई है कि माय लॉर्ड हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई, हमने गलत इल्ज़ाम लगाया था। दूसरी जानब खैबर मानिका ने फिर आज एक घिनौनी हरकत की है, उस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। पहले बताइएगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामले में खुर्रम नवाज़ जिनकी चौथी पोजीशन थी बकौल मुस्तफा नवाज़ खोखर साहब के, उनको उठा के पहले नंबर पर लाया गया और आज वो फंस गए सहाफ़ियों में। वहाँ वो कहते हैं कि मुझे जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म दिए वो मैंने जमा कराए, यानी कि मिली भगत का उन्होंने वहाँ पर ये एतराफ़ किया। कोर्ट के अंदर क्या हुआ फिर? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आज उन्होंने खुद भी एतराफ़ कर दिया कि उनका जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म दिया हमने वो जमा करवाए। आज अपना उनका जो पोलिंग एजेंट था उसकी तरफ वो वाले फॉर्म ना वो दे सकते हैं, ना इतनी उनके अंदर गट्स है। अगर वो गट्स होते तो वो फॉर्म देने की ज़रूरत ही ना पड़ती, वो एक्सेप्ट कर लेते कि उनके साथ क्या हुआ है, किस तरीके से वो आ रहे हैं और उनका नंबर कितना था। आज जो केस की समाअत हुई, अली बुखारी साहब का जो बुनियादी तौर पर हल्का है NA-48, उसके मुकाबले में ख्वाजा राजा खुर्रम नवाज़ साहब जो थे वो पेश हुए। आज उनकी तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस ये था कि जिसका इंतज़ार था, हमें इंतज़ार था, आपको इंतज़ार था, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब को इंतज़ार था और बाकी जो पाकिस्तान के अंदर दीगर लोग हैं जो सियासत के साथ इंटरेस्टेड हैं, PTI के लोग हैं ख़ास तौर पर, या पूरे पाकिस्तान को कह लें, इंतज़ार था। वो आज फॉर्म जो है वो जमा करवा दिए गए। दूसरा आखिरी मौका दिया गया था RO को, NA-48 के RO को, उनकी तरफ से भी फॉर्म जो है वो जमा करवा दिए गए। अब मामला जो है वो दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि जिस वक्त डेटा सारा रिकॉर्ड सारा इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद जो है वो चीज़ें ये वहाँ पे बाकायदा तौर पे ट्रायल शुरू होगा। फिर चीज़ें असल में सामने आएंगी कि कौन से फॉर्म जो हैं वो ओरिजिनल थे और कौन से फॉर्म जो है वो जाली थे। अब दूसरी आज बड़ी अहम टेक्निकल जो जिस चीज़ के ऊपर बात हुई वो ये हुई कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किस तरह कंडक्ट करना है इलेक्शन प्रोसेस को, और इलेक्शन प्रोसेस को आगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो कैसे लेके जाना है। वहाँ पे इलेक्शन एक्ट जो है बुनियादी तौर पर पढ़ा गया। जस्टिस जहांगीरी साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन के वकील को ये कहा गया कि आप फलां जो एक्ट है उसका सेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन एक्ट का वो आप पढ़ें। उसमें जो उन्होंने बाद में तशरीह की, उन्होंने कहा कि जो प्रिजाइडिंग अफसर होगा वो 10-10 पैकेट बनाएगा सारे मामले के, सारे जो फॉर्म्स होंगे। उसके बाद जो इलेक्शन जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो पूरे जो पैकेट बनाने के बाद जो इलेक्शन एजेंट होगा, पोलिंग एजेंट होगा, जो किसी भी जमात का या आज़ाद उम्मीदवार का किसी का भी, कौन से सिग्नेचर लेगा। अगर वो सिग्नेचर नहीं लेगा तो उसके ऊपर उसको रीजनिंग देनी पड़ेगी कि इस बुनियाद के ऊपर हमने सिग्नेचर नहीं लिए, फलां वजह थी, कोई ना कोई रीज़न उसको देना पड़ेगा। अगर वो रीजनिंग दिए बगैर इस तरह कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे ये जिस को तो पढ़ते गए, जैसे जहांगीरी साहब वहाँ पे तशरीह करते गए। बाद में उन्होंने अली बुखारी से पूछा कि आपने खुद भी जो है वो इलेक्शन लड़ा है, और क्या आपकी जानिब से या आपके पोलिंग एजेंट की जानिब से वहाँ पे सिग्नेचर किए गए? उन्होंने कहा हमें तो अंदर ही नहीं जाने दिया गया, ना मैंने सिग्नेचर किए, ना जो है वो वहाँ पे किसी मेरे पोलिंग एजेंट ने किए। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो है वो एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस है, कोई आम सूट नहीं है। यहाँ पे हमने ये भी देखना है कि जो है एफिडेविट लेना है और कैसे लेना है। हमें ना रोका गया है किसी इलेक्शन एक्ट के जरिए कि हमने एफिडेविट नहीं लेना, हम ज़रूर लेंगे। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि इस मामले को तयन करने के लिए कि गलत हुआ या सही हुआ है, हम इस मामले को तय तक जाने के लिए हम हर हद तक जाएंगे। जैसा जहांगीरी साहब की तरफ से ये रिमार्क्स है कि हमने हर हद तक जाना है इस मामले की तय तक पहुँचने के लिए। अगर किसी ने कोई गैर कानूनी काम किया है तो उसका क्या हमने क्या करना है, उसको भी हमने कैफे किरदार तक पहुँचाना है। आखिर में जो क्योंकि मुख्तसर थी ये समाअत थी, बुनियादी तौर पर उन्होंने फॉर्म जो है वो लेने थे, फॉर्म उनके पास आ गए। RO को जो खुर्रम नवाज़ को जुर्माना हुआ था 20,000 रुपये खुर्रम नवाज़ को हुआ था, 15,000 रुपये RO को हुआ था। उनको कहा है कि आप ये रसीदें जो है वो ला के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो आपने जमा करवा दिए, जुर्माना जमा हो गया, अब ये रसीदें जो ला के वो जमा करवा दें। और साथ में आखिर में वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी जो है वो खबर ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो इजाज़त दी है आम शहरियों को, सहाफ़ियों को या किसी भी उम्मीदवार को कि वो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त दें, इन तीनों हलकों के अंदर जो इलेक्शन रिकॉर्ड है इसको वो हासिल कर सकते हैं दरख्वास्त के जरिए और इसको देख सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये ओपन ट्रायल मामला सड़क पे आके पड़ा, सड़क पे आ गया, हर एक की दस्तरस में है, जो चाहेगा फॉर्म 45 मांगे और देखे, बिल्कुल सर्टिफाइड कापियां देंगे। अच्छा, उन्होंने कहा ये किसी को कोई रोक टोक नहीं है, जो चाहेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनको वो लिखेगा, दरख्वास्त देगा और वो उनको प्रोवाइड करने के पाबंद होंगे। क्योंकि हमने उन्होंने कहा कि मैं इसको ऑर्डर कर दूंगा, आप देखेंगे सारे
जो है इस मामले को देखेंगे और सारे जो है वो आम शहरी भी इस पूरे प्रोसेस को जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन ट्रायल है। अब मामला दूसरा भी एक इसके साथ मुंसलिक एक मामला पहले था। मुझे ये बताएं कि जो बात चल रही थी आज, जैसे कार्रवाई आज चली है कि फॉर्म 45 पेश की गई, तो जो प्रेडिक्शन आपने की थी काशिफ अब्बासी साहब ने कि मामला इन तीनों के इस्तीफों की तरफ जा रहा है, तो वो मामला अब रुक गया है, ठहर गया? वो रुकेगा नहीं, या वो सीक्वेंस में ही है? वो सीक्वेंस में इस वजह से है क्योंकि जो फॉर्म जो उन्होंने दिए ये क्लेम कर रहे हैं मैं इलेक्शन कमीशन ने ये फॉर्म दिए हैं। दूसरा ये कि जो शोएब अपने नहीं दिए, अपने नहीं दिए। और दूसरी चीज है कि अब पहला जो इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म था वो जो मिलाया गया था NA40 इसी हल्के के फॉर्म के साथ वो नहीं मिला था। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अभी ये मामलात आगे खुल लें। अब हैरानगी मुझे इस चीज की खबर असल वो है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है इनको, उम्मीदवारों को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? पीछे हाथ तगड़ा, किसी हाथ पीर तगड़ा, पीर बहुत बाकी बहुत तगड़ा है। और बल्कि आज EMS सिस्टम के ऊपर भी बात हुई, वहाँ पे जहांगीर साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन के वकील के से कि आप हमें ये बताएं कि आपका EMS सिस्टम भी था। उन्होंने कहा नहीं वो प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए नहीं था। उन्होंने फिर इलेक्शन एक्ट पढ़ा, उन्होंने कहा इसमें तो लिखा हुआ है कि प्रिजाइडिंग अफसर। आप लोगों को ब्रीफिंग दी गई थी? वो मैंने वीडियो भी ट्वीट भी पढ़ी हुई, वो मैं आपको कहीं शेयर करूंगा, आप भी वो कर लीजिएगा। वो हमें यहाँ से वो H8 लेके गए हेडक्वार्टर, जो यहाँ पे इनका IT का डिपार्टमेंट जो प्रोजेक्ट जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम है इनका, वहाँ पे हम गए। वहाँ पे कर्नल साहब ने उन्होंने हमें लेक्चर दिया। हमारे पास जो है वो यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बैकअप है, अगर नेट ना हुआ तब भी हम चलाएंगे। ये सारी चीजें आज जहांगीर साहब ने भी इसके ऊपर बात की कि आपने यहाँ पे तो लिखा हुआ है इसको प्रिजाइडिंग अफसरान स्नैप लेके भेजेंगे, फिर जो है वो फॉर्म 46 के पिछली समाज में शायद रिकॉर्ड भी तलब किया गया था, उसका भी रिकॉर्ड बिल्कुल वही पूछा ना आज। उस रिकॉर्ड का क्या बना? उन्होंने कहा जी इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, मैं इलेक्शन कमीशन से पूछ के बताऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, फिर कल जो है वो अगले पीर को आपने आके जवाब देना है कि वो जो EMS सिस्टम था उसका डेटा जो आपने जमा किया था उसके हवाले से आपके पास क्या डेवलपमेंट थे वो भी लाके अदालत के सामने। यानी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो बना है इसमें ठीक तरह अपने पंजों में आज जो धांधली के वो लेके निकल रहे थे सबूत, वो सारे फंसा लिए हैं, पंजे गाड़ दिए हैं कि अब सबूत मस्ट फराहम करने पड़ेंगे और ये तीनों की तीनों सीटें PTI को मिलेंगी। इसी तरह अगर इस तरीके से प्रोसीडिंग चलती जिस तरह का मामला है, एक और चीज मैं आपको बताऊं जी, अगर ये इस्तीफे भी दे देते हैं ना तो तब भी ये प्रोसीडिंग अलग से चल सकती है। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। जी जी, आज काजी साहब ने कासिम सूरी साहब वाले केस में क्या किया है? पर्सनल वेंडेटा सेट किया है। वो तो है, मेरी राय लेंगे तो फिर गलत नहीं। मैं पूछा था कि उन्होंने कहा कि बेशक वो चले गए इल्तवा लेकर, असेंबली की मुद्दत भी पूरी हो गई, लेकिन ये केस चलेगा। इससे क्या मुराद है कि अगर जो पहले जो गैर कानूनी काम हुआ है उसको आप डिफेंड नहीं कर सकते कि बाद में अगर उस असेंबली की मुद्दत रही है या नहीं रही, बल्कि इन्होंने रूलिंग की हवाला दे दिया, उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। अगर रूलिंग आपने उसके ऊपर बात करनी है, आपके पास साइफर आया तो उसके ऊपर बात करें, सही, उसको मामले को उठाएं, उसको नोटिस लें, पूछें उनसे। लेकिन काजी साहब ने ना एक वो मारना होता है बीच में, एक मिसाइल मार देना होता है, उसको पता नहीं किधर जाना मिसाइल ने, अनगाइडेड मिसाइल। अब वहाँ पे अगर ये मामला चला भी जाता है तब भी मेरा नहीं ख्याल कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बात करेगी तो ज़ाहिर लोअर जुडिशरी जो होती है, हाई कोर्ट जो होती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को फॉलो करती हैं। तो अब इन्होंने कहा जी कि वो अगर ख़त्म हो गया इल्तवा लेके हम इसको देखेंगे। इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह सकती है कि भाई अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहले गैर कानूनी काम हुआ है इसको जस्टिफाई कर दिया, वो चले गए हैं तो इस मामले को जो है इसको टेकअप ना किया जाए, इसको छोड़ा जाए। तो अब इसी सिलसिले के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास एक केस था। आपको याद होगा कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 151 को और प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डर था, यानी कि जो जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, वो आया था इलेक्शन एक्ट के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जिसमें 151 में तरमीम की गई थी, ट्रिब्यूनल की तब्दीली के हवाले से, एक्ट तरमीमी बिल। अब वो गुज़िश्ता रात जो है वो अब बाकायदा कानून बन चुका है, जरदारी साहब ने साइन कर दिए। फॉर्म 45 के जाली लोग जो हैं वो फॉर्म 45 से बचने के लिए खुद ही कानून साजी कर रहे हैं और गजट नोटिफिकेशन जो है वो आ गया, सारा मामला हो गया। आज यही बातें जो है वो इलेक्शन कमीशन जो ने बताई, वो भी चैलेंज होगा। हाँ। अब दूसरी चीज, लेकिन मैं आपको इसको बताऊं, काजी साहब इसको डिफेंड करेंगे, उसकी वजह ये है पहले तो हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, वो तो है। हाँ। अब दूसरी चीज जो है वो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम वारिस जो है वो अलग हैं। ये इलेक्शन एक्ट के अंदर, आइन के अंदर क्या तजाद है वो अलग मामला है, या ऑर्डिनेंस के अंदर क्या तजाद है वो अलग मामला है। हमने बात करनी है जो पहले बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूँ, अली बुखारी साहब, शोएब शहीन साहब और अमर मुगल साहब की तरफ से इस एक्ट को, इलेक्शन एक्ट को और सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया था। इसी दौरान जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया था जिसके अंदर नेपोटिज्म का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था,
वो बुनियादी तौर पर उस केस की हम बात कर रहे हैं। उस केस के ऊपर भी आज समाअत हुई है, जैसे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस केस की समाअत की। वहाँ पे जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वारी जो तजाद है आइन और इलेक्शन एक्ट के अंदर वो अलग मामला है, हमने पहले ये डिसाइड करना है ये नेपोटिज्म वाला मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला कैसे दिया। उन्होंने कहा आप इसके ऊपर जवाब देंगे, हमें बताएंगे कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हम कभी भी किसी आईनी इदारे को उसका काम करने से या उसके इख्तियार से ना मैंने रोका है ना हम रोक सकते हैं। सही। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का रास्ता था, जो उसने रास्ता इख्तियार किया वो गलत था। और इलेक्शन कमीशन को वकील को उन्होंने कहा आपके पास अगर नेपोटिज्म और बाइसनेस के अलावा कोई ग्राउंड के ऊपर आपने फैसला किया है वो ला के अदालत को बताएं, कोई स्ट्रांग ग्राउंड, मजबूत ग्राउंड अगर आपके पास मौजूद हैं। इस तरीके से बाइसनेस के ऊपर आप किसी जज को तब्दील नहीं कर सकते। वहाँ पे फिर जो अंजम वकील खान साहब के वकील थे उनको कहा जी हाँ जी आपके क्लाइंट का क्या बना, वो उन्होंने कहा जी हम माफ़ी मांगते हैं। अच्छा। वहाँ पे फिर चीफ साहब ने कहा कि इसके ऊपर मैं आर्डर जारी करूंगा, लेकिन मैं दोबारा वही बात करता हूँ कि ज़बान जो इस्तेमाल की गई थी वो दुरुस्त नहीं थी। अब ये मामला कल तक चला गया, सर रहेगा ना कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी उन्होंने कहा जी कि हम आप ग्रे मुकरम पे जो आप अपने आप को छोड़ते हैं, अब गलती होगी, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हमने, हम ये मानते हैं। वहाँ पे चीफ साहब ने कहा इसका आप रोस्टम पर आके तस्लीम कर रहे थे बढ़ कर क्या हो सकता है। अब जो है वो आर्डर आएगा, आज तो आर्डर जरूर आएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि कल जो है इस केस की समाअत होनी है, तो उस आर्डर के अंदर देखते हैं वो क्या आर्डर पास करते हैं, क्या एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीरी साहब जो हैं वो मुतमईन होंगे। जिस तरह मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी, ये जब अतर नीला साहब वाला मामला था तो मैंने कहा सवाल किया था, सईद बलोच साहब मेरे विलाग में थे, मैंने उनसे पूछा था क्या जो चीफ साहब ने माफ़ कर दिया है लोगों को जो आज़ाद सेनेटर्स हैं, क्या मुतल्लिका जज जो हैं वो इस चीज़ से मुतमईन हो गए। ये मुझे शक था कि कोई कंडक्ट अगर बंदा देखे इंसान को अंदाज़ा हो जाता है। तो अब ये वाला मामला जो है वो कल टेकअप किया जाएगा। और आज जो है वो बड़ा चीफ साहब जो है ना वो बड़े गुस्से में थे। अच्छा। आज जो FIA के एक एडिशनल डायरेक्टर थे साइबर उसके जो इमिग्रेशन के, उनके ऊपर उन्होंने बड़ी अच्छी चढ़ाई की। फिर FIA के देखें उन्होंने कहा कि आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। अहमद रजा साहब का केस था, उनको इजाज़त मिली और साथ में जो है अच्छा उसके साथ जो बड़े अहम जो चीज़ें थी वो ये था कि आपने जो है देखना है कि किन किन लोगों को आपने जो है वो किन किन लोगों को आपने जो अब इसमें मामले को देखना है। और साथ में फवाद चौधरी साहब को भी जो है वो इजाज़त मिली आज कि आप बाहर जा सकते हैं। वहाँ पे भी उनका नाम PCL में था। 2 मुकदमात के ऊपर अब तीन मुकदमात थे। फवाद चौधरी का था, अहमद अली रजा साहब का था और इमरान खान साहब की भांजी का था, शान नियाजी साहब की बहन का। अब तीनों में जो है ना असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए, उनसे पूछा गया कि किस बुनियाद के ऊपर आपने ये किया है। आप वो डॉक्यूमेंट देते हैं जिसके ऊपर अदारे ने मांगा जो है वो सिफारिश की है। तीनों में डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। वहाँ पे फिर सरजनश हुई उनकी। उनको कहा कि आप सही तरीके से अपना काम नहीं करते। FIA के जो एडिशनल डायरेक्टर थे इमिग्रेशन, उनको फिर वहाँ पे उनकी सरजनश की गई। उनको तीनों को जो है इजाज़त दी गई है, मशरूत इजाज़त दी गई है। उनको कहा गया है कि आप किसी को उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ से नहीं रोक सकते। अलबत्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उनको इजाज़त मिल गई है। फवाद चौधरी ने बुनियादी तौर के ऊपर 10 से 24 अगस्त तक जो है वो जाना था किसी कॉन्फ्रेंस के ऊपर, उनको आज जो है वो मशरूत इजाज़त दी है। अब ये वाला मामला था। फिर खावर मानिका साहब की एक दरखास्त थी, वो बहुत अहम है। वो बहुत अहम है क्योंकि वो पीछा करते हुए अब हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां PTI दाद रसी के लिए आया कि जल्द अज जल्द इसकी समाअत हो, इसका फैसला जल्द, आज टाइम बाउंड ना करें। टाइम बाउंड उसकी दरखास्त मामले में अब उसमें यह था कि इसको टाइम बाउंड इसलिए ना किया जाए कि जो वकील है उन्होंने जाना है जियारत के लिए इराक। अच्छा। लिहाजा जो है वो हमें सितंबर तक वक्त दिया जाए। सलमान अकरम राजा साहब ने उसके ऊपर जो है वो उसको कहा कि इस तरह का मामला ही नहीं है। रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि जो अगर किसी को अदालत जमानत देती है तो उसको जमानत खत्म भी कर सकती है, हाई कोर्ट के पास जो इख्तियार है। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इसके ऊपर इस केस की समाअत की। आज जो फैसला था वो महफूज किया। सुबह 9 बजे इस केस की समाअत हुई वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर रिजवान अब्बासी यहाँ पे मौजूद नहीं है तो चलो मैं 11 बजे तक देखता हूँ। अगर रिजवान अब्बासी साहब जो आते हैं तो सुनकर फैसला करेंगे, अगर नहीं आते फिर भी हम जो है उसके ऊपर फैसला करेंगे। फिर उन्होंने समाअत की, कोई आधा 15-20 मिनट इस केस की समाअत हुई। फैसला महफूज करने के बाद उन्होंने 11:30 बजे फैसला सुनाया कि खावर मानिका साहब की जो दरखास्त है वो खारिज कर दी जाती है। उसकी रीजनिंग जो है वो देंगे अपने ऑर्डर के अंदर। मुख्तसर फैसला जो है उन्होंने सुनाया। अब जो बाउंड हो गई है अदालत, बल्कि जो मजूका साहब जो है सुन रहे हैं केस, उन्होंने अपनी आज प्रोसीडिंग के दौरान ये कहा कि मुझे फ़ोन आ गया, जो दोनों दरखास्तें थी वो खारिज हो गई हैं। अब उन्होंने 12 तारीख से पहले जो है वो फैसला ये करना है। सही। तो आज यानी हम पूरा लुबलबाब अगर आज की इलेक्शन ट्रिब्यूनल और आमिर फारूक साहब की समाअत का अगर मुख्तसर बयान करें उसको,
तो आज हाई कोर्ट ने फुल टाइम चढ़ाई कर दिया और नून लीग के जो 3 सीटों और जो जाली फॉर्म 47 थे उस पर उसको रौंद के रख दिया है। जुर्माने हो चुके, माफ़ीनामे आ चुके और चोर और चौकीदार का जो गठजोड़ है वो भी सारी पाकिस्तानी अवाम के सामने आ चुकी है। इनका बचना नामुमकिन हो चुका तकरीबन ऐसी है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर आपके फार्म ओरिजिनल हैं, आप क्लेम करते हैं हमारे फार्म ओरिजिनल हैं, है। तो अब एज क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, दीगर पार्टी के फार्म उनके साथ मिल रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पे नून लीग और इलेक्शन कमीशन के मिलेंगे, बाकी अगर ये 2 ही लोग होंगे ना, हाँ। बाकी जो 10-15 जो कैंडिडेट्स हैं उनके फार्म ही अलग होंगे, तो फिर किस मजबूत कौन होगा। बल्कि आज भी उन्होंने कहा जैसे जहांगीरी साहब ने कि हम तो प्रिजाइडिंग अफसरान साहब को बुलाएंगे। उन्होंने 261 प्रिजाइडिंग अफसरान है, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि तारिक जहांगीरी साहब ने, फिर उन्होंने कहा इस तरह करें रजिस्ट्रार ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट आप जमा करवा दें, हम वहाँ पे देख लेंगे। सही। अब उन्होंने पहले भी ये कहा था कि जिसका अंगूठा पे लगे है, साइन लगे, हम उसकी जो है वो इंक्वायरी करवाएंगे, उसकी जो है वो तहकीकात करवाएंगे। तो उस जो क्या तस्दीक करवाने के लिए, वो मुझे लफ्ज़ वो भूल गया, जो करवाना होता है उन्होंने तस्दीक उसके बाहर भेजने के लिए जो उसको जिक्र किया, अटेस्टेशन, हाँ, वो अगर हम करवाएंगे तो हम हर हद तक जाएंगे और इसकी तहकीकात करवाएंगे। फोरेंसिक ऑडिट जो है, फोरेंसिक जो कहा था यहाँ से नहीं, हम बाहर से भी अगर हमें शक हुआ। अब वहाँ पे जिस वक्त ये होगा ना, प्रिजाइडिंग अफसरान से, आरओ से, डीआरओ से हलफ लेके, बयान अल्फी दे के, जब डीआरओ आरओ प्रिजाइडिंग अफसरान सारे सरकारी लोग होते हैं, अगर इनका एफिडेविट जाली साबित हो गया तो फिर इनके लिए इनकी नौकरी बचाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अब इतने लोगों को कोई ताकतवर लोग भी अकोमोडेट नहीं कर सकते, 200-250 लोग हैं, इनको कितने पैसे देंगे कि वो किसी को एक मुल्क में सेट कर रहे हैं, थोड़े पैसे देके इलेक्शन जीत के, वो अलग मामला है। इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई ऑर्डर जारी हुआ है? क्योंकि सबसे मशकूक और जो क्या उसको कहना है, जो भी रोल है वो सब का सब इलेक्शन कमीशन का है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अब जो उन्होंने कहा है ना कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म दिए, अगर इलेक्शन कमीशन के फॉर्म जारी पॉइंट उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, अभी कोर्ट में ये डिस्कस होना, फोरम पर आना अभी बात की बात नहीं, ये सारा मामला उस वक्त खुलेगा जिस वक्त अब डेटा तो सारा आ गया, रिकॉर्ड आ गया। अब रिकॉर्ड के अंदर छानबीन होनी है, जांच पड़ताल होनी है। वहां पे अगर ये ओरिजिनल फॉर्म्स जो बनाए गए हैं, जो ईएमएस सिस्टम पे मौजूद है, वो जिस वक्त आएंगे, अगर उनके अपने फॉर्म के साथ ना मिले, वो तो अपने मौत खुद ही मर जाएंगे। सही। एक तो ये ना, आपने टेम्पर करके तस्वीर बनाई, वो तो चलो आपके पास रिकॉर्ड के साथ टेम्पर फॉर्म भी आ गई। हाँ। एक वो है कि आपने रिकॉर्ड के अंदर वो सिस्टम लेके आ गए, स्नैप बन गई, लेकिन आपका जो फिजिकल फॉर्म है वो टेम्पर्ड है, अपनी मौत खुद मरेंगे ये। और दूसरी चीज ये है कि अगर वहाँ पे आईटी, अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वहाँ पे अगर ये सिस्टम बनाया, लाके अदालत में बताया गया, वहाँ पे अदालत को ये चाहिए कि वो एक आईटी एक्सपर्ट जो होते हैं उनको बुलाए, उनसे पूछे कि जो सिस्टम बनाया क्या इसके अंदर रिकॉर्ड आने के बाद टेम्परिंग की जा सकती है, एडिटिंग की जा सकती है, फॉर्म्स को तब्दील किया जा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी, अदालत को इसको भी देखना होगा, तब जाके चीजें क्लैरिटी की तरफ जाएंगी और शफाफियत की तरफ जाएंगी। सही, बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी आपका वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।